10 ओके पे सर। स्टार्ट करेंगे। सर मीटिंग आईडी यही है ना? हाँ हाँ, मैं भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, जैसे ओके सर। ये क्लास ओवर होगी तो आई विल शेयर द ऑल द लिंक विच इज रिलेटेड टू IoT लैब। और उसके बाद भी हम कुछ सेशंस रखते रहेंगे। मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट ने मेरे को व्हाट्सअप किया था कि दे हैव सम डाउट इन MQTT प्रोटोकॉल। बेसिकली मैंने उसको पब्लिश एंड सब्सक्राइब के रूप में बताया था, तो वी कैन अगेन डिस्कस दिस टॉपिक। एंड one student also asked me about the different OS we are using in यस सर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक हाँ, बार और बता तो दीजिए दोबारा आप। देख लेंगे। और भी अगर आपको कभी भी लगता है तो यू कैन गिव मी द मैसेज एंड उसके अकॉर्डिंग हम कोई एक क्लास रख लेंगे, जिससे कि जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो हम दोबारा उनको एक बार देख सके। सर तो लैब फर्स्ट वाली होगी सर हमारी आज। क्यों, वो तीसरी दोबारा कर लेंगे। वैसे तो थर्ड लैब होगी, ये आज होगी जो। हाँ सर भाई हो नहीं पाई थी लास्ट ठीक है, टाइम में। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी ऑफ IoT एप्लीकेशन। इससे पहले का कुछ पूछना है क्या, जो हमने कल डिस्कस किया था NFV और SDN से रिलेवेंट? ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जब केस स्टडी ऑफ IoT एप्लीकेशन, दैट इज द टाइटल ऑफ योर 5th यूनिट। और जब केस स्टडी की बात की जा रही है या इस पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम IoT को यूज करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई मेरे से पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो हम बोलते हैं कि जो साइंस है उसके अंदर हमने कुछ रूल्स को डेवलप किया, डिजाइन किया या उनके ऊपर वर्क किया, एंड दीज प्रिंसिपल एंड रूल विल बी यूज फॉर द एप्लीकेशन पर्पज। तो वी कैन से दैट द इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ साइंस। You use the some principles, you use the some rules which you learn from the science, and now you are applying these rules and principles in a application purpose, या किसी टास्क के लिए आप उसको अप्लाई कर रहे हो, तो इट बिकम ए इंजीनियरिंग। और आपने उसके अंदर कुछ चीज अपग्रेड कर दिया तो नाउ इट बिकम ए टेक्नोलॉजी। तो दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन द साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जो फिफ्थ, जो आपकी लास्ट यूनिट है, वो केवल और केवल इस पे फोकस कर रही है कि आपने IoT को लर्न कर लिया, आपको उसके प्रोटोकॉल, उसके आर्किटेक्चर, उसके बिहेवियर, उसके सेंसर, उसके एक्चुएटर्स इन या उनके कंपोनेंट्स के बारे में पता चल गया, नेटवर्किंग के बारे में पता चल गया। अब आप उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो दिस इज द एप्लीकेशन एरिया जहां हमको IoT या IoT से बेस सिस्टम्स को डेवलप करना है, और उनको किन किन एरियाज के अंदर हमको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि हम जब भी कोई भी काम पे या इन्वेंशन पे या इनोवेटिव वर्क पे काम करते हैं या रिसर्च से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द प्रॉब्लम, कि हमको प्रॉब्लम कौन सी मिल रही है हमारे सराउंडिंग में। हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं, फिर उसके लिए क्या मेथोलॉजी अप्लाई की जाएंगी, कौन सी उसके लिए सुटेबल रहेगा, किस तरह से रहेगा, किस तरह से उसको डेवलप किया जाएगा। इन सब चीज़ों के ऊपर देखा जाता है जब हम रिसर्च या R&D की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ आपको कुछ स्पेसिफिक एरियाज दे रखा है। जब आप 5th यूनिट को देखेंगे तो उसमें पहला दे रखा है होम ऑटोमेशन, सिटीज, इन्वायरमेंट, एनर्जी, रिटेल, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। सो दीज आर द एरिया जहाँ हम इन IoT बेस्ड एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इन एरियाज को यूज कर रहे हैं या इन एरियाज के अंदर हम IoT बेस्ड एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं। ये क्लियर है क्या? टॉपिक टाइटल क्लियर हो गया है आप लोगों को कि व्हाट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस यूनिट? वी जस्ट गोइंग टू डिस्कस एंड लर्न द डिफरेंट मेथोलॉजीज विच इज यूज फॉर द डिफरेंट एरियाज ऑफ फील्ड। तो उसमें से जो स्पेसिफिक एरिया हमको दे रखा है उसको हम बोल सकते हैं कि हम होम्स के अंदर या होम ऑटोमेशन के रूप में IoT सिस्टम को डेवलप करेंगे, डिजाइन करेंगे। और किस तरह से करेंगे, तो जैसे मैंने बोला कि वी आर सेटअप या वी आर एस्टेब्लिशिंग द IoT बेस्ड एप्लीकेशन इन होम्स या हाउसेस के अंदर रख रहे हैं। तो उसके अंदर हम जो देख रहे हैं, पहला है हमारे पास स्मार्ट लाइटिंग। जब मैं स्मार्ट लाइटिंग की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से कंजर्व किया जाएगा, उसके रिसोर्सेज को मैक्सिममली या मैक्सिमम कैपेसिटी के थ्रू किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा। तो स्मार्ट जब वर्ड यूज किया जाता है, स्मार्ट, इसका मतलब है कि वहाँ पे ऑटोमेशन है। स्मार्ट का मतलब है कि वहाँ पर हमने उसको प्रोग्राम कर रखा है, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस वो टास्क एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है स्मार्ट लाइटिंग की, तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ रिक्वायरमेंट है, अगर हमको लगता है कि किसी के रूम के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है या कोई मतलब ह्यूमन बीइंग या का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली लाइट्स क्या हो जाएगी, कट ऑफ में चली जाएगी या डीएक्टिवेट मोड पे चली जाएगी। आपको लगता है कि कुछ पर्सन वहाँ पर है
तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने IoT बेस्ड सिस्टम को ऑटोमेशन के फॉर्म में यूज किया है। वी जस्ट कंट्रोल द ऑल द अप्लायंसेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स बाय यूजिंग ऑफ आवर मोबाइल, और उसके थ्रू वो चेक करेगा एक सेंसर कि यहाँ पे कोई पर्सन अवेलेबल है क्या, अगर है तो लाइट्स ऑन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये हम दूसरी चीज़ है कि हम इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं कि जो लाइट्स है वो बाय मिस्टेकन एक्टिवेट मोड पे रह गई है, ऑन रह गए उसके स्विचेस, तो हम उसको दूसरी जगह या रिमोटली भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक होम ऑटोमेशन के अंदर या होम अप्लायंसेस के रूप में हम स्मार्ट लाइटिंग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट अप्लायंसेस, आपको मालूम है कि इसके अंदर हम जितने भी अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे हैं घर पर, उन सबको इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशनर, इन टर्म्स ऑफ जो हम सीलिंग फैन वगैरह या यूज़ कर रहे हैं, या कुछ टीवी या एलईडीज को यूज़ कर रहे हैं, उन सभी को हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या उनको प्रोग्राम कर सकते हैं कि आफ्टर 2 आवर्स आई विल बी रीच एट माई होम। तो उससे पहले ही रीच, मतलब मैं वो सारे सिस्टम्स को ऑन करूंगा, AC ऑन करूंगा, उससे पहले मैंने यहाँ से उसको प्रोग्राम कर दिया और बोला कि आफ्टर 2 आवर्स वो ऑन स्टेट पे आ जाना चाहिए, जिससे कि मैं जाऊंगा तो मेरे को पूरी तरह से कूलिंग सिस्टम वहां पर मिलेगा। समझ में आ रही है क्या बात आपको? हेलो? यस सर। तो ये वी आर टॉकिंग अबाउट द IoT बेस्ड एप्लीकेशन विच कैन बी यूज, या हम उसको अभी यूज भी कर रहे हैं IoT के रूप में, होम अप्लायंसेस के रूप में। तो वहाँ पर हम IoT का यूज कर सकते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शंस, जहाँ पे हम सर्वेलेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं, या हम सकते हैं कि अनऑथराइज पर्सन जो एंटर हो गया है तो उसकी इमेज को हम नोटिफिकेशन के रूप में एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई अनऑथराइज पर्सन आपके घर पर एंट्री हो गई, या सिक्योरिटी कंसर्न के अंदर हम बात करते हैं इंट्रूजन फंक्शन को या इंट्रूजन डिटेक्शन को, जिसके अंदर कोई अनऑथराइज पर्सन आपके घर पर आ गया तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेल के रूप में आ जाएगा, मैसेज के रूप में आ जाएगा, या मैं हम बोल सकते हैं कि वो उसकी एक कैमरा लगा हुआ है तो वो कैमरा उसकी वीडियो बना लेगा, कुछ शॉर्ट वीडियो बना लेगा और आपको मैसेज कर देगा या मेल कर देगा। तो आइडेंटिफाई कर जाएगा कि कौन पर्सन या किस तरीके का कोई अनऑथराइज पर्सन आपके घर पर एंटर हुआ है। तो दिस इज द थर्ड टॉपिक या थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, दैट कैन बी यूज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। एंड स्मार्ट होम्स के अंदर हम इन IoT बेस्ड एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक आपके 5th यूनिट में दे रखा है वो होम ऑटोमेशन से रूप में है, जिसमें हम 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट लाइटिंग को कई जगह ऐसे भी यूज किया जा रहा है कि अगर हमको लगता है कि जैसे अभी एक पर्टिकुलर टाइम पर देखते हैं तो कई बार ऐसा रहता है कि दिन के अंदर भी स्ट्रीट लाइट ऑन रह गई है, और इसकी वजह से क्या कि ह्यूमन मिस्टेक है, जो इनको कंट्रोल करता है या जो इनको मॉनिटरिंग करता है उन लोगों को ध्यान नहीं रहा, और उनकी वजह से स्ट्रीट लाइट दिन में भी ऑन स्टेट के अंदर है। तो अगर हमारे पास कुछ सेंसर बेस्ड सिस्टम होगा तो वहाँ पे ये देख लिया जाएगा कि जैसे हम लाइट डिटेक्शन रजिस्टर को यूज किया है, LDR को यूज किया, अगर सनलाइट आ गई तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्ट्रीट लाइट है या जो हम रोड लाइट्स को यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। जैसे ही डार्कनेस स्टार्ट हो, यानी शाम इवनिंग टाइम जैसे स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइट्स ऑन हो जाए। ऐसे कई जगह सेंसर या सेंसर बेस्ड LED लाइट या स्ट्रीट लाइट या रोड लाइट्स आ चुकी है। दूसरी चीज है कि डेंसिटी देखी जाए कि एक बार होता है कि 6 to 9 आवर्स, जो 6 to 9 PM है, वहाँ तो लोगों की मतलब डेंसिटी ज़्यादा रहती है, लोग आते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मिडनाइट होती है तो वहाँ पे लोगों की डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन अभी भी लाइट्स या रोड लाइट्स की इंटेंसिटी उतनी ही है। तो हम इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा कम कर देंगे तो हम लाइट को या जो इलेक्ट्रिसिटी उसको कम कंजर्व, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी रखा जा सकता है कि हम सेंसर बेस्ड सिस्टम लगाएं कि एक पीक टाइम पर जब लोगों की ज़्यादा डेंसिटी है तब तो लाइट्स फुल इंटेंसिटी के साथ पूरी रोशनी के साथ काम करें, लेकिन लेकिन लेट आवर्स की बात करें कि 11 PM के बाद या 12 PM के बाद 12 AM के बाद का जो टाइम आता है जहाँ पे लोगों का कम आना जाना हो गया, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हम इस तरीके से सेंसर यूज करें जहाँ पे कम इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट हो। तो इंटेंसिटी कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ द पीपल, वो भी हम स्मार्ट लाइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं।
उसके बाद दूसरा हमारे पास जैसे सिटीज के अंदर हम यूज कर रहे हैं जिसमें IoT एप्लीकेशन यूज की जा सकती है, स्मार्ट पार्किंग के रूप में यूज कर रहे हैं, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हम यूज कर रहे हैं। स्मार्ट पार्किंग के अंदर ये देखा कि कितनी एम्प्टी स्पेसेस है, जैसे आप किसी मार्केट में जा रहे हैं और वहां पर कई बार देखते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती रहती है कि किस तरह से हमारे व्हीकल को पार्क किया जाए। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन कौन से स्लॉट्स या कौन कौन सी जगह पर एम्प्टी स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल है पार्किंग पर्पज से, और वो इंटरनेट के थ्रू हमारे पास एक्सेस कर लिए जाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि यह हमारा जो टाइम कंज्यूम हो रहा है या वेस्ट हो रहा है फालतू में कि किस तरह से या किस लोकेशन पे मैं मेरे व्हीकल को पार्क करूं, वो ऑटोमेटिकली मेरे को IoT के थ्रू एनेबल किया जा सकता है। उस सर्विस को मैं सब्सक्राइब कर सकता हूं, उस सर्विस के लिए मैं कुछ पे भी कर सकता हूं, और उस पेमेंट के बिहाफ पर मुझको पता चल जाएगा किन किन लोकेशन पे पार्किंग स्लॉट एम्प्टी है और वहां जाकर आप पार्क कर सकते हो। स्मार्ट लाइटिंग फॉर रोड, जैसा भी मैंने डिस्कस भी कर लिया है कि स्मार्ट लाइटिंग में ऑटोमेटिकली स्ट्रीट लाइट्स ऑन या ऑन होगी या ऑफ होगी या एक्टिवेट होगी या डीएक्टिवेट होगी। स्मार्ट रोड जहां पर हम देख सकते हैं कि कैमरा से जो जहां जहां पर पब्लिक प्लेसेस पे या पब्लिक रोड के ऊपर जो कैमरास लगा रहे हैं उनका रियल टाइम पे डेटा हमको मिल रहा है कि अगर कोई किसी तरीके का पैच वर्क है या किस तरीके का कुछ रोड डैमेज है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है। ट्रैफिक जैम की जो पॉसिबिलिटी है या उससे रिलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन है वो हमको मिल सकती है। तो यहाँ इन पॉइंट्स के ऊपर या इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के अंदर हम IoT को यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग, ये हमको बता रहा है कि जो हम ब्रिजेस या यूज कर रहे हैं, फ्लाईओवर्स यूज कर रहे हैं, उनके वाइब्रेशन को ये डिटेक्ट कर रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे एक सेंसर लगा दिया और उस वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हुए हमको बता रहे हैं कि जो वाइब्रेशन लेवल्स है बिल्डिंग का या फ्लाईओवर का या ब्रिजेस का, वो किस लेवल पे है। तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हम ब्रिजेस को एज ए ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से यूज कर रहे हैं उनका क्या स्टेटस है। सर्विलेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के लिए हम यूज कर रहे हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज का मतलब हो गया जैसे कि वाटर पाइपलाइन जा रही है, गैस पाइपलाइन जा रही है, उसमें हमने नंबर ऑफ सेंसर्स लगा दिए और वो कंटिन्यूसली हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो पेट्रोल से रिलेवेंट कोई पाइपलाइन है, उसके अंदर सेंसर लगा दिए और वो सेंसर एसोसिएटेड हैं और उनके थ्रू हमको पता चल जाता है कि जो लेवल हमारे पास है, स्टेटस है जो पाइपलाइन का इन टर्म्स ऑफ वाटर पाइपलाइनिंग, पेट्रोल पाइपलाइनिंग या गैस पाइपलाइनिंग, वो उस सही तरह से वर्क कर रही है नहीं कर रही है, उसका लेवल क्या है। So these are the way in which we can use the IoT-based application to identify the status of the system in the cities in terms of smart transport system, in terms of the status of flyovers, road, and we also use the surveillance। ये अभी सबसे ज़्यादा काम भी किया जा रहा है, सर्वेलेंस का जो काम यूज़ किया जा रहा है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। उसमें आप देखे होंगे कि कई बार आप लोगों ने शायद एक मैसेज भी देखा होगा इस तरीके का व्हाट्सएप के थ्रू आ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर किसी ड्राइवर ने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उसको उसकी इमेज को फाइंड आउट कर लिया जा रहा है, उसके साथ साथ उसके व्हीकल के नंबर ऑफ फाइंड आउट कर लिए जा रहे हैं और उसके हिसाब से उसको चालान उसके होम एड्रेस पे भेजा जा रहा है। तो यहाँ सेफ्टी के साथ साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो स्टेटस है ट्रांसपोर्ट का वो करंटली या रियल टाइम पर क्या है, और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, एक होम ऑटोमेशन, दूसरा हमारे पास सिटीज। इसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंट, जो कि आपके इसके अंदर दे रखा है कि जो 50 यूनिट्स के अंदर होम ऑटोमेशन, सिटीज एंड इन्वायरमेंट। जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ इसको 2-3 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि जो सराउंडिंग में वेदर है, क्लाइमेट है, उसको हम चेकआउट कर सकते हैं। वी आर यूजिंग द नंबर ऑफ सेंसर विद दैट we can get the information of temperature, surrounding temperature, surrounding humidity, pressure। तो यहाँ पे हमने कुछ सेंसर्स लगा दिए, वो रियल टाइम पे हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन को जो भी पर्सन या जो भी सिटीजन उस एरिया का है वो उसको सब्सक्राइब कर सकता है, उसको चेकआउट कर सकता है और इसके लिए उसको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो उससे उसको पता चल जाएगा कि किस तरीके का जो वेदर इन्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर एरिया का, या जिस जगह वो रेजिडेंशियल एरिया है, जिस जगह वो रह रहा है उसको उसके बारे में चीज़ें पता चल सकती है। तो IoT कैन बी हेल्प to diagnosis, to give the information, or we can say that we are getting the weather information
और उसके हिसाब से हम हमारे कुछ जो उससे रिलेवेंट कुछ एप्लीकेशन है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है कि इन्वायरमेंट से ही हमको एयर पॉल्यूशन का बारे में पता चल सकता है कि कितना पॉल्यूटेड एरिया है, तो कितने इसमें यह है कि जो रेजिडेंशियल एरिया हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कुछ सेंसर हम यूज़ करेंगे, कुछ गैसेस सेंसर यूज़ करेंगे, कुछ मेट्रोलॉजिकल सेंसर यूज़ करेंगे जो आइडेंटिफाई करेगा कि जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर एयर पॉल्यूशन कितना है, और फिर उसको चेकआउट किया जा सकता है और उसमें ये बताया जाएगा कि जो इंडस्ट्री है वो जो रेजिडेंशियल एरिया है उससे दूर रहनी चाहिए, या इतना इतना लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन है जिसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाएगा, उसको किस तरह से एनालिसिस किया जाए, और उसके लिए फिर हम कौन कौन से एप्लीकेशन या किस तरह की प्लानिंग करें जिससे कि एयर पोल्यूशन कम से कम रहे, और जो उसके नियर बाई जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज या एरियाज है उनको उनके थ्रू किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद ही एनवायरनमेंट के अंदर हम नॉइज पोल्यूशन की भी बात करें, वी आर यूजिंग द सम सेंसर, और उसके थ्रू हम ये देखते हैं कि कितना एरिया है जहाँ पर हमको नॉइज पोल्यूशन मिल रहा है, फिर वो वहाँ से स्कूल कॉलेज वगैरह हैं तो उनको किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करवाना है। तो फर्स्ट वी गेट द इंफॉर्मेशन इन अ रियल टाइम बेसिस हाउ मच नॉइज इज क्रिएटेड इन द पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया से हम उस नॉइज को कलेक्ट करते हुए फिर उसको एनालिसिस कर रहे हैं और फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए या उसके रिमूव के लिए या उसके रिडक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी के अंदर कई जगह आता है कि एनवायरनमेंट में ही हम फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन को भी यूज कर सकते हैं, या रिवर फ्लड जो हम यूज आता है कि हमको ये पता चल जाए कि इस बार रिवर फ्लड डिटेक्शन भी एक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है जिसमें हम ये चेकआउट कर सकते हैं या ये हम देख सकते हैं कि जो फ्लड का लेवल है वो किस लेवल पे है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, जो एक पर्टिकुलर लेवल बताता रहेगा कि वाटर लेवल इतना बढ़ रहा है या इतना कम हो रहा है। दूसरा वेलोसिटी भी बताता रहेगा कि जो वाटर फ्लो की स्पीड है वो किस लेवल पर है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि आईओटी जो है या आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द इन्वायरमेंट एक्टिविटी, या हम बोल सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट से रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ वेदर, इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ नॉइज एंड फॉरेस्ट फायर एंड रिवर फ्लड, तो उनको हम रियल टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं और उससे अगर हमको पहले से किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो हम उसको एनालिसिस अच्छे वे में कर सकते हैं और उसके उसके सॉल्यूशंस को या उस प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के बारे में हम जल्दी से काम कर सकते हैं। तो IoT इज द one of the best technology to diagnosis the environmental problem, and we can analyze this very fastly and quickly and give the some right solution as soon as possible. So environment के थ्रू भी हम environment के अंदर भी हम IoT based application को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है अमन, आकाश, यस सर। समझ में आ यस रहा है सर। आप लोगों को? यस सर। यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो नाउ वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द 3 पॉइंट्स, वन विच इज होम ऑटोमेशन, अनदर इज एनवायरनमेंट एंड द सेकंड इज सिटीज। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के रूप में, जहां पर हम IoT बेस्ड एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। IoT बेस्ड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आप देखेंगे तो करंट सिनेरियो के अंदर हम इनको ही सबसे ज़्यादा यूज में कर रहे हैं। मैं अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आई विल गिव यू सम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू IoT, जहाँ पर आप मशीन लर्निंग को भी यूज कर सकते हैं, पाइथन को भी यूज कर सकते हैं। यू कैन मेक द सम यू कैन मेक एंड यू कैन डेवलप द सम IoT बेस्ड एप्लीकेशन, और वो आपको बहुत ज़्यादा सीखने के लिए भी सही रहेगा। और अगर आपको स्टार्टअप या इन पे आपका ज़्यादा फोकस है तो यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप बाय यूजिंग ऑफ IoT बेस्ड एप्लीकेशन। तो उसमें हम अभी जो बात कर रहे हैं दैट इज द एनर्जी बेस्ड सिस्टम वेयर वी कैन अप्लाई एंड वी कैन यूज द IoT बेस्ड एप्लीकेशन। उसमें हम सबसे पहले बात करें स्मार्ट ग्रिड की। ग्रिड का जहाँ पे होता है जैसे हम बोलते हैं ना ग्रिड सब स्टेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है और वहाँ से उनको ट्रांसमिट किया जाता है। जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डिफाइन करते हैं या डिवाइड करते हैं या उसको क्लासिफाई करते हैं तो 3 चीज़ों में बात करते हैं। एक होता है जनरेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है, जैसे पहले तो थर्मल एनर्जी के थ्रू हम यूज करते थे जो, या फिर हम जो वाट थर्मल एनर्जी हो गई, आजकल तो रिन्यूएबल एनर्जी को भी यूज किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी।
और फिर टरबाइन वगैरह को, जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी, वो टरबाइन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे थे। लेकिन अगर हम इसको 3 वे में डिवाइड करें तो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर द 3 वे इन विच वी आर क्लासिफाइड अवर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके अंदर हम जनरेशन के अंदर प्रोडक्शन की बात हो रही है। उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी कि अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी है तो उसके लिए किस तरह से उसको ट्रांसमिट किया जाएगा, उसको डिस्टेंस पे या जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कैसे भेजा जाएगा, फिर उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सिंगल फेज, जैसे हमने सिंगल फेज 3 फेज 4 वायर सिस्टम पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसमें किसको डोमेस्टिक यूजर को कैसे दिया जाएगा, कॉमर्शियल यूजर को किस तरह से दिया जाएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड है कि बिल्कुल परफेक्ट वे में या स्मूथली इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो यहाँ पे स्मार्ट या ग्रिड को डिजाइन किया जाता है। ग्रिड सब स्टेशन जिसको बोला जाता है, जीएसएस शॉर्ट फॉर्म में। उन सब स्टेशन पे ये देखा जाएगा कि किस तरह से हम उन स्मार्ट ग्रिड को यूज करें। वहाँ पर हमको कैसे पता चले कि कितना जनरेशन है हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी हमारे पास आ रही है, हमारी रिक्वायरमेंट यानी कंजप्शन कितना है हमारा, स्टोरेज कैसे किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आईओटी बेस्ड हो और हमको रिमोटली पता चल जाएगी किस सब स्टेशन पे या किस ग्रिड के ऊपर कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना इंटेक है, कितना उसको डिस्ट्रीब्यूट वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, स्टोरेज कितना किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमको रिमोटली पता चल जाएगा तो हमारे लिए इजी वे है कि उसको स्मूथली हम कस्टमर पर या कंज्यूमर के पास इजीली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो स्मार्ट ग्रिड इज द वेरी एसेंशियल पार्ट इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और वहाँ पर अगर हम आईओटी बेस्ड सिस्टम को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उसको मैनेज करना या उसको मॉनिटरिंग करना। इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेट मीटरिंग का सिस्टम आ रहा है। इसी के अंदर हम देख रहे हैं तो स्मार्ट मीटर्स की बात की जा रही है। तो स्मार्ट मीटर के अंदर कंज्यूमर ने या कस्टमर जो भी उसको इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है, उसने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसको पता चल सकता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से उसकी बिलिंग हो सकती है, स्पॉट बिलिंग हो सकती है, उसको डे बाय डे ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उसको नोटिफिकेशन मिल सकता है कि उसने करंट डे में कितना यूज़ किया है, पिछली बार कितना यूज़ किया था, उसको कंपेयर कर सकता है, उसको एनालिसिस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आईओटी बेस के थ्रू या आईओटी बेस्ड सिस्टम के थ्रू इनेबल की जा सकती है, एक्टिवेट की जा सकती है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, जहाँ पर हम विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी की बात करते हैं, जहाँ पर ये देखा जाता है कि किस तरह से जो सोलर एनर्जी है उसको हमने ग्रिड को पास ऑन किया है, कितना स्टोरेज किया गया है, या विंड से जो एनर्जी जनरेट की गई है उसको किस तरह से ग्रिड स्टेशन पे भेजा गया है, फिर उसको किस तरह से स्टोर किया गया है, या फिर उसको और आगे किस तरह से भेजा गया है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम वेयर वी कैन चेक आउट द स्टेटस ऑफ द सोलर पैनल हो गया, या विंड से रिलेटेड जो हम यूज कर रहे हैं, विंड पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कितनी पावर या एनर्जी जनरेटेड की गई है, उसको कैसे ग्रिड पे भेजा गया है, फिर उसको किस तरह से स्टोर किया गया है, फिर इसको किस तरह से कंज्यूमर के पास भेज रहे हैं। तो ऑल थिंग कैन बी पॉसिबल एंड वी आर यूजिंग द सब सेंसर, एंड सेंसर कैन गिव द ऑल data or information in real time basis, and we can monitor very perfectly if we get the real time data from the renewable एनर्जी सोर्सेज। क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास प्रोग्नोस्टिक्स, जो हम मशीन्स हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल्स के अंदर या ग्रिड्स के अंदर, उन मशीन्स का उन मशीन्स को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, वो काम कैसे कर रही है, या उनका जो काम करने का या मोड है वो एफिशिएंट है या नहीं है, उनमें कुछ किसी तरह की एरर आ रही है, या उनका जैसे थर्मल एग्रीगेशन की बात आ रही है कि कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है तो क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, कितना क्रिटिकल तक उसको हम यूज कर सकते हैं। उन सब का डेटा अगर हमको पता चलता है पहले से ही, तो हम जो भी प्रॉब्लम हो सकती है या हमको लगता है कि कुछ एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है डेटा के साथ किसी भी सिस्टम या किसी भी मशीन के अंदर, तो हम पहले से उसके डैमेज होने से पहले ही हम उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये तभी पता चलेगा जब हमको पहले से उस मशीन जो हम मशीन यूज कर रहे हैं एनर्जी सिस्टम के अंदर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम के अंदर, उनकी इंफॉर्मेशन हमको पहले ही मिलती रहे। तो यहाँ पर
जो हम यूज करते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ मशीन फेजर मेजरमेंट यूनिट जो हम यूज कर रहे हैं उनको हम प्रोग्नोस्टिक्स सिस्टम के अंदर अप्लाई करते हैं, और इनका फंक्शन यही है कि जो मशीन्स हम यूज कर रहे हैं, जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, उनकी वैल्यू या उनका स्टेटस या उनका जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूसली हमको पता चल रहा है। और अगर हमको लगता है कि कभी जो जो डेटा हमको मिला उसमें लगा कि जो परफॉर्मेंस आ रही है उस मशीन की उसमें कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन आया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो इंफॉर्मेशन मिली है वो कुछ ना कुछ एबनॉर्मल वे में मिली है, तो हम पहले से उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमको ये भी पता चला कि एनर्जी के अंदर भी हम आईओटी सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंट सिस्टम बनाने में आईओटी एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि हम उसको रिटेल के अंदर यूज़ करें, क्योंकि आप लोगों के एनर्जी के बाद रिटेल भी दे रखा है। रिटेल के अंदर हम मॉल्स वगैरह के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सारा आरएफआईडी को हम यूज़ करते हैं कि कोई भी स्टॉक को मेंटेन करना है तो हम ये चेकआउट कर सकते हैं आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए, और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कितना हमारे पास स्टॉक है, कितना मतलब कितना हमारे पास कोई भी मटेरियल या जो भी, अगर मॉल्स की बात करूँ तो कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, उनकी क्या ये भी चेकआउट, ये हमने स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर भी बात की थी कि आईओटी एप्लीकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं मॉल्स वगैरह के अंदर, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस जगह पर तो उनका सारा स्टेटस रखा जाएगा और कितना हमारे स्टॉक के अंदर वो रखा जाएगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैन बी पॉसिबल विद दैट। उनका एक्सपायरी कितना है, कब उनका वो जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो पता चल जाएगा, उनकी जो वैल्यू है या प्राइस है वो हमको पता चल जाएगी। तो आरएफआईडी जो हम यूज़ करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और उनको स्टॉक के अंदर हम रख सकते हैं। स्मार्ट पेमेंट और स्मार्ट वेंडिंग मशीन, यहाँ पे भी हम इनको यूज़ कर रहे हैं कि जो नॉन कॉन्टेक्टिंग जिसको हम बोलते हैं कि वेंडिंग मशीन्स के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, या उसके थ्रू एक एक से जैसे वेंडिंग मशीन्स के अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ उसमें हमने प्रेस किया और कुछ वैल्यूज दी और क्वाड स्वाइप किया, तो उसके थ्रू हम वेंडिंग मशीन्स को डिजाइन कर सकते हैं और वहां से आपके अकाउंट से वो अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिटेल के बाद इंडस्ट्री है, जहाँ पर हम आईओटी बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास मशीन डायग्नोसिस है, इंडोर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जहाँ हम आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री 4.0 अभी मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा विद इन 5 मिनट्स के अंदर कि व्हाट इज़ द आईआईओटी एंड आईओटी, क्योंकि ये सिलेबस में तो अभी है नहीं, लेकिन हमको मालूम होना ज़रूरी है कि IoT और IIoT में क्या डिफरेंस है। So when we are saying that we are applying the IoT in the industry, so we can use in the two areas. One which is the machine diagnosis, मशीन काम कैसे कर रही है, सही कर रही है, नहीं कर रही है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, करंट टाइम पर या रियल टाइम पर वो हम मैनेज कर सकते हैं, वो हम मॉनिटर कर सकते हैं। और हमको लगता है कि वी आर फीलिंग द सम ट्रबल इन आवर मशीन्स, तो वी कैन रिमूव या वी कैन रिड्यूस द एरर इन आवर मशीन्स और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो है इंडोर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर हमने कुछ सेंसर यूज किए और वो गैस सेंसर हैं, वो चेकआउट कर रहे हैं कि जो इंडोर सिस्टम पे लोग काम कर रहे हैं, जो पर्सन है, जो वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, वहाँ पर एयर क्वालिटी का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे हमने सेंसर लगा लिए, तो यहाँ पे जो CO या जो भी हार्मफुल गैसेस है उनको वो डिटेक्ट करता रहेगा। अगर हमको लगता है कि एयर क्वालिटी सही नहीं है, एक थ्रेशोल्ड रख दिया कि हमने रख दिया एक प्रोग्रामिंग के थ्रू या कोड के थ्रू की जो जो कंडीशन हमको मिल रही है सेंसर के थ्रू एयर क्वालिटी के रूप में वो अच्छी नहीं है, तो फिर हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और अगर लगता है कि स्टेटस सही आ रहा है या लेवल जो एयर क्वालिटी का लेवल है वो ठीक है, तो हम कोई कंडीशंस को या दूसरे एप्लीकेशंस को इनिशिएटिव नहीं लेंगे। अगर हमको लगता है कि एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, तो या बोल सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड या CO या NO जो भी हार्मफुल गैसेज हैं वो ज़्यादा गई और एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उसके साथ फिर हमको दूसरे वर्क को या दूसरी एप्लीकेशन को इनिशिएटिव लेना होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम हो सकता है। अगर हमको लगता है कि
कि एयर क्वालिटी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एयर क्वालिटी ठीक नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली डायग्नोसिस कर लिया जाएगा। वी सेट सम कंडीशन, वी सेट सम थ्रेशोल्ड, एक परसेंटेज लेवल रख देंगे कि 30% से अबव होगा तो एयर क्वालिटी ठीक है। बिलो 30% इसका मतलब है हमको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है या हमको लगता है कि क्वालिटी ऑफ एयर नहीं है अच्छी इस इंडोर एरिया में, तो हमको फिर उसके लिए अलार्म लगाना होगा, उसका नोटिफिकेशन देना होगा और उसके साथ फिर हमको ये देखना होगा कि क्या किया जाए। या तो हो सकता है कि पूरे एरिया को एक बार तो सब लोगों से हटाया जाएगा और फिर उसको एयर जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपके एग्रीकल्चर है जिसको हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से IoT को अप्लाई किया जाता है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं या स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम बोलते हैं कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना था, एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ानी थी, जो क्रॉप्स हम यूज़ कर रहे हैं या क्रॉप्स पे हम जो काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से ऑटोमेटिक किया जाए। तो यहाँ हमने IoT बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम को अप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में पता चल रहा है रेगुलरली कि क्लाइमेट क्या है, फर्टिलाइजर्स किस तरह से यूज़ करेंगे, अगर पहले से किसी प्लांट के अंदर या क्रॉप्स के अंदर कोई डिजीज हो जाती है तो उस डिजीज को कैसे रिमूव किया जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन रिपोर्ट्स एनालिसिस कैसे किया जाएगा, सोइल टेस्टिंग कैसे की जाएगी, जो बहुत बड़ा एक इशू रहता है एक फार्मर के लिए कि वो पहले एक एरिया में, अगर मैं राजस्थान की भी बात करूँ तो सबसे पहले लोग दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र पर आते हैं। अगर उसको जैसलमेर में कोई क्रॉप्स यूज़ करनी है, प्लांट्स देखना है, तो पहले वो वहाँ की सोइल डिफरेंट पॉइंट से लेकर आएगा, फिर यहाँ पे चेक कराएगा, फिर यहाँ से वहाँ जाएगा। तो क्या हम इस तरह से कुछ ऐसा ले सकते हैं कि कुछ कैमरा या ड्रोन से हम उस सोइल को टेस्ट कर सकें, वहाँ से पता कर सकें कि ये सोइल इस क्रॉप या इस प्लांट के लिए अच्छी है या नहीं है। दूसरा जो डायग्नोसिस हम यूज़ कर रहे हैं कि कोई प्लांट्स के अंदर क्या बीमारी है तो उसको किस तरह से सुपरविजन होगा या किस तरह से हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी प्लांट्स के लिए कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतनी फार्मिंग करनी है और हमारे को इसके लिए कितना वाटर चाहिएगा, और अगर वाटर चाहिएगा तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, क्या हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि जो जो रेन वाटर है वही सफिशिएंट होगा। और प्रिडिक्शन कैसे लगाएंगे कि लास्ट 10 ईयर्स का हम डेटा लेके कितनी बारिश इस पर्टिकुलर एरिया में हो रही थी, जिससे कि हमको जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उससे ही हमारी जो फार्मिंग हो जाए। हम वेल या ओपन वेल पे या टू वेल पे इन पे ना जाके या बोरवेल पे न जाके केवल रेन वाटर पे आ जाए। तो अगर हम इस तरह का कोई मशीन लर्निंग सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि केवल और केवल प्रिडिक्शंस यानी कि पुराने डेटा को जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि इस साल जो फार्मिंग हो सकती है वो नेचुरल रिसोर्सेज या रेन वाटर के थ्रू भी पॉसिबल हो सकती है। एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप्स, वाटर अमाउंट की रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी बात करी। दूसरा जो बड़ा काम है कि कई बार फार्मर को प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपने क्रॉप्स को या जो भी उसका जो प्रोडक्शन है उसको रिटेल मार्केट में या मंडी में लेके जाता है, लेकिन उसको कई बार लगता है कि क्योंकि उसको इतना अवेयर नहीं है कि क्या प्राइसेस चल रही है, तो कई बार उसको मीडिएटर कम प्राइस पे भी ले लेते हैं, जबकि सबसे ज्यादा काम उस फार्मर ने किया है लेकिन सबसे कम पैसा एक फार्मर को मिल रहा है। तो क्या उसको हम रियल टाइम पे बता सकते हैं कि जो करंट जो रेट है उसके प्रोडक्ट की वो ये चल रही है, और अगर अभी लगता है कि अभी रेट कम मिल रही है और अगर 15 डेज बाद उस पे जहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा पैसा मिल सकता है, तो कैसे उसको हम रखें या वो उसको कैसे पता चले कि कितने दिन तक वो इस चीज़ को प्रिजर्व रख सकता है। तो यहाँ जो मीडिएटर होते हैं उन लोगों के पास तो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहले अगर सस्ते कम या कम रेट के अंदर प्रोडक्ट ले लेते हैं फार्मर से और फिर उसको वेट करते हैं जब तक कि उसकी डिमांड नहीं हो। जैसे उसकी डिमांड आती है तो उसको वो सप्लाई कर सकते हो। तो सप्लाई चेन इज वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द फार्मर। उसको किस तरह से IoT के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं, इस पे भी हम मतलब IoT हेल्प कर सकते हैं फार्मर को। लेकिन फार्मर इतना इंटेलिजेंट नहीं है या इतना उसको पता नहीं है कि किस तरह से वो टेक्नोलॉजी को यूज करे, नहीं तो उसको काफी ज्यादा आउटकम मिल सकता है, उसको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है उसके प्रोडक्शन से। तो ये हमने कुछ सेंसर यूज किए ऑलरेडी, वी आर वर्किंग ऑन, वी ऑलरेडी डिस्कस इन सेकंड यूनिट सॉइल मॉइस्चर सेंसर, जो सॉइल की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, मतलब ह्यूमिडिटी के बारे में बता रहा है। अगर हमको लगता है कि ह्यूमिडिटी कम हो गई है सॉइल के अंदर, ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई या वाटर पंप को ऑन कर सकते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर है जो DST-11 के रूप में यूज कर रहे हैं। वैसे LM-35 यूज करते हैं बेसिकली टेम्परेचर को एक्सेस करने के लिए एग्रीकल्चर फार्म के लिए।
और होम ऑटोमेशन के अंदर हम DST11 को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और है जिसको मैं अभी डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, दैट इज द ये स्क्रीन विजिबल है क्या? हेलो यस सर। यस सर। ओके, सो एक वर्ड और यूज करते हैं हम IoT के साथ साथ, IIoT या इंडस्ट्री 4.0, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द IIoT एंड व्हाट इज द इंडस्ट्री 4.0। तो इंडस्ट्री 4.0 को देखिए यहाँ से स्लाइड से हम देखेंगे। इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0 और राइट नाउ वी आर वर्किंग विद द 4.0, ठीक है। तो अभी जो रिवोल्यूशन की बात की जाती है तो हम बोलते हैं कि नाउ डेज वी आर वर्किंग विद द इंडस्ट्री 4.0 या हम जो भी इंडस्ट्री को यूज कर रहे हैं वो इंडस्ट्री 4.0 के नाम से जानी जा रही है। वहाँ पे जब हम स्टीम पावर को यूज कर रहे थे वो 1784 की बात हो रही है। फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्री 2.0 की बात की जहाँ पे मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया, असेंबली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करना स्टार्ट किया। फिर 1969 के अंदर हमने ऑटोमेशन के ऊपर स्टार्ट किया, रोबोटिक्स आर्म को यूज किया, जो आप लोग देख रहे हैं अभी ये रोबोटिक आर्म है। इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट कर दिया हमने यूज करना, कंप्यूटर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अभी जो हम यूज कर रहे हैं ये है हमारे पास साइबर फिजिकल सिस्टम या IoT को यूज किया जा रहा है। तो IoT को जहाँ जिस इंडस्ट्री में हम यूज कर रहे हैं वो हमको कहलाती है इंडस्ट्री 4.0 या उसको बोला जाता है IIoT। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि वी कैन, जैसे अभी इसका एक एग्जांपल लिया जाए कि मारुति सुजुकी ने एक व्हीकल डिजाइन किया और उस व्हीकल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन एक चिप के अंदर हमने रखती है। चिप का मतलब एक इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। उस इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, कब इसको मैन्युफैक्चरिंग किया था, अब इसको किसी कस्टमर ने या किसी बायर ने उसको परचेज कर लिया फ्रॉम द शोरूम। अब वो शोरूम के बाद भी जब उसको कस्टमर इसको यूज कर रहा है तो भी उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर जाई जा रही है रेगुलरली, यानी कि उसको पता चल रहा है कि आज यानी कि 1 साल पहले आपने उसको परचेज किया, बट राइट नाउ द ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ योर बाइक और योर व्हीकल और योर कार इज गोइंग टू, या इट विल बी रिकॉर्डेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ से अब पता चल सकता है, यानी कि बेस्ट फैसिलिटी या सर्विसेज ऑन जिसको बोल सकते हैं कि ऑन द रोड आपको प्रोवाइड की जा सकती है। अगर आपको लगता है या आपकी व्हीकल में कोई इंफॉर्मेशन उसको जो मिल रही है उसमें आया कि कुछ डैमेज हो गया इंजन के अंदर या कुछ एरर आ गई है, तो वो मैन्युफैक्चरर आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि योर व्हीकल हैव द सम एरर रिलेटेड टू दिस इश्यू या दिस इश्यू, यू विल